देखिए यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में अब तक हम एब्जॉर्प्शन लॉ में लैम्बर्ट लॉ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो लैम्बर्ट लॉ में आपने पढ़ा था कि जब आप किसी होमोजेनस सॉल्यूशन पर मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन डालते हैं तो होता क्या है कि जो इंटेंसिटी में कमी होती है, यानी कि आपने रेडिएशन डाला तो रेडिएशन की तो इंटेंसिटी रेडिएशन की होगी, तो रेडिएशन की इंटेंसिटी में जो कमी होती है, और कमी किसके साथ साथ, उसकी थिकनेस के साथ साथ, भाई सॉल्यूशन की जो थिकनेस रही होगी उसके साथ साथ जो इंटेंसिटी में कमी होती है वो प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन की। ये आपने पढ़ा था लैम्बर्ट लॉ में। बट बीयर लॉ में एक चीज़ और एक्सटेंड हो गई, एक चीज़ और बढ़ गई इसमें। बस दोनों में डिफरेंस देख लीजिएगा, बहुत ईजी है दोनों को समझना। तो इसमें डिफरेंस क्या है, इसने ये कहा कि जो सॉल्यूशन होगा, यानी कि थिकनेस के साथ साथ इंटेंसिटी में कमी होगी, वो आपकी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के साथ साथ उसकी इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पर भी डिपेंड करती है। देखिए हमने लैम्बर्ट लॉ में पढ़ा था कि जो थिकनेस के साथ साथ इंटेंसिटी में कमी होगी वो आपकी इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, यानी कि जो आपने रेडिएशन डाला है उस पर उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। बट ये बीयर लॉ कहता है कि वो उसके साथ साथ उसकी कंसंट्रेशन की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। मीन्स क्या है, देखिए जरा लिखा हुआ है, व्हेन ए बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन इज पास थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ एन एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस, वही जब आप एक मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन को एक एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस से पास कराते हो, देन तब क्या होगा, देखिए द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, तब रेडिएशन की इंटेंसिटी में होने वाली कमी विथ थिकनेस ऑफ एब्जॉर्बिंग सॉल्यूशन, एब्जॉर्बिंग सॉल्यूशन की थिकनेस के साथ साथ रेडिएशन की इंटेंसिटी में होने वाली जो कमी है वो इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एज वेल एज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको क्लियर हो गया। तो इसने एक पॉइंट और जोड़ दिया वहाँ से, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो ये आप ऐसे देखो रिप्रेजेंट कर सकते हो कि क्या हुआ, माइनस डी आई अपॉन डी एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एज वेल एज सी। क्लियर हो गया आपको, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के साथ साथ वो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पर भी डिपेंड करता है या इसके प्रोपोर्शनल होता है। तो ये इसका मैथमेटिकल रिलेशन होता है। तो अब इसे देखिए सॉल्व करते हैं आगे। इसे आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो, ठीक है, देख सकते हो उसे। तो ज़रा देखिए, ये हो गया माइनस डी आई अपॉन डी एक्स। माइनस हमेशा डिक्रीज़ के लिए यूज होता है, अगर इंक्रीज होता वहाँ पर, यानी कि जो इंटेंसिटी अगर वो बढ़ती तो आप यहाँ पर प्लस यूज़ करते हैं, लेकिन इंटेंसिटी कम होती है जब आप एब्जॉर्बिंग मीडियम से पास कराते हो, तो पास होने के बाद जो इंटेंसिटी हो जाती है वो कम हो जाती है, तो इसलिए यहाँ पर माइनस हम यूज़ कर रहे हैं डिक्रीज़ के लिए। तो देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपने पढ़ा है ये आई सी की, ठीक है। देन क्या लिख सकते हैं आप, माइनस डी आई अपॉन डी एक्स इक्वल टू के आई सी। के यहाँ पर आपको हो गया प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, जो कि हम पीछे भी यूज़ किया था, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, ठीक है। तो देखिए माइनस डी आई अपॉन डी एक्स को आप उधर शिफ्ट कर दीजिए और आई को आप इधर शिफ्ट कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया माइनस डी आई अपॉन आई, इक्वल टर्म हमने साथ में लिया है, ठीक है। माइनस डी आई अपॉन आई इक्वल टू आपको क्या बचा उधर, के डी एक्स सी, ठीक है। इसके बाद देखिए होता क्या है, आप इसका इंटीग्रेशन करोगे अब यहाँ पर। अब देखिए जैसे कि इंटीग्रेशन मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि आप इंटीग्रेशन आई नोट से आई तक, यानी कि जो आपने रेडिएशन डाला आई नोट, वो कहाँ तक, फिर उसकी इंटेंसिटी क्या हुई बाद में आई, तो आई नोट से आई तक इंटीग्रेशन करना है, लिमिट में इंटीग्रेशन करना है। और जो आपकी थिकनेस थी सॉल्यूशन की, यानी कि जो लेंथ थी सॉल्यूशन की, वो 0 से x तक है, ठीक है। तो ऐसे इंटीग्रेशन की है, तो लिख लेंगे ऑन इंटीग्रेशन जाएगा। आप देखिए माइनस को उधर भी शिफ्ट कर देते हो जैसे आपने पहले किया था, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इस इक्वेशन को पहले ही लिख लीजिए कि डी आई अपॉन आई इक्वल टू माइनस के डी एक्स सी, ठीक है, इसे लिख सकते हो। तो उसे आप उसका इंटीग्रेशन कीजिए आप, तो देखिए इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका आई नोट से आई तक आपको इंटीग्रेशन करना है, आई नोट से आई तक। तो डी आई अपॉन आई इक्वल टू, अब के तो कांस्टेंट है तो दिखा सकते हैं आप इंटीग्रेशन 0 से x तक, तो के तो कांस्टेंट है उसको तो नहीं होगा, तो डी एक्स सी। तो आप जानते हैं डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका, x हो जाएगा, और डी आई अपॉन आई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखिए ln आई अपॉन आई नोट, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा इक्वल टू माइनस के डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स सी, ठीक है। अब जरा देखिए
आप जानते हैं कि जो ln होता है वो इक्वल टू होता है 2.303 log बेस 10, ठीक है, 2.303 log बेस 10। तो आप इसे यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2.303 log बेस 10 I/I0 इक्वल टू -kxc, ठीक है। अब देखिए ज़रा, मैं ऊपर कर अब कर दे रहा हूँ यहाँ पे, बिल्कुल लैम्बर्ट लॉ की तरह ही है आप, ठीक है। उसी तरह से इसमें एक टर्म बढ़ी है आपकी कंसंट्रेशन केवल। अब ज़रा देखिए 2.303 को आप उधर शिफ्ट कर दीजिए, तो क्या होगा log बेस 10 I/I0 इक्वल टू -k/2.303 xc, ठीक है, या kxc अपॉन क्या हो गया 2.303। अब देखिए जो ये टर्म है, ये वाली टर्म, ये कांस्टेंट है क्योंकि k भी आपका प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है और 2.303 वैल्यू भी कांस्टेंट है, फिक्स है। तो इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर a से। a आपका हो जाएगा मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, तो आपका ये हो जाएगा log 10 I/I0 इक्वल टू -axc, ठीक है। अब ज़रा देखिए log को उधर शिफ्ट कर दीजिए बेस 10 को, तो वो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो जाएगा I/I0 इक्वल टू एक्सपोनेंशियल पावर में आ जाएगा -axc, ठीक है। तो ऐसे ही आप क्या लिख सकते हैं, ऐसे I इक्वल टू I0 e ये जाएगा पावर -axc। तो इस तरह से बियर्ड लॉ को भी आप समझ सकते हो, ठीक है। तो अब देखिए ज़रा, ये आपने लैम्बर्ट और बियर्ड लॉ दोनों को देख लिया है। तो अब इसका जो एक्सप्रेशन होगा लैम्बर्ट बियर्ड लॉ के लिए क्या होगा, कंबाइन लॉ है आपका लैम्बर्ट बियर्ड लॉ, तो उसके लिए क्या एक्सप्रेशन होगा। तो एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है कि लैम्बर्ट बियर्ड लॉ, या आपको बियर्ड लॉ पूछ सकता है या आपको लैम्बर्ट लॉ पूछ सकता है। तो ज़रा यहाँ से देखिए, आपका लिखा हुआ है log बेस 10 I/I0 इक्वल टू -axc। ज़रा देखिए आप एक बार समझ लीजिए, आपने ऐसे लिया था कि आपका एक सॉल्यूशन था, आपने यहाँ पर लाइट को इंसिडेंट किया, इंसिडेंट करने पर जो लाइट ट्रांसमिट हुई वो आपकी आई हुई और ये आपकी I0 थी, ये 0 to x था। ज़रा देखिए, आपने इंसिडेंट लाइट आपकी I0 है और जो आपकी लाइट ट्रांसमिट हुई जिसकी इंटेंसिटी में कमी हुई है वो आपकी I है। तो आप I/I0 यानी कितनी आपने डाली और कितनी कम हुई ये निकाल रहे हो आप। तो ये आपका क्या होगा, तो ये आपकी ट्रांसमिटेंस निकल कर आएगी यहाँ पर। ये आप अगर आप I/I0 निकाल रहे हो तो ये इक्वल टू हो जाएगा T के, मीन्स क्या है ट्रांसमिटेंस। लेकिन आप एक चीज़ देखिए, अगर आप देखिए कि आपने टोटल कितनी डाली थी और कम कितनी हुई, ठीक है। आपके टोटल यानी कि टोटल आपकी ये थी इंसिडेंट लाइट जो आपने डाली थी I0 और कितनी बची आपकी I बची। तो इसे आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हो कि आपका एब्जॉर्ब कितनी हुई। भाई यहाँ पर जो एब्जॉर्ब हुई है, मतलब आपने क्या हुआ, ये लाइट को इंसिडेंट किया, तो इंसिडेंट करने पर ये लाइट यहाँ पर एब्जॉर्ब हुई, कुछ ना कुछ पार्ट इसका एब्जॉर्ब हुआ और बाकी जो बचा हुआ पार्ट था वो बाहर निकल गया। तो अगर आपको ये पता करना है कि कितना यहाँ पर एब्जॉर्ब हुआ, तो आपकी टोटल कितनी थी और आपकी बाद में कितनी बची हुई है, उससे कैलकुलेट करके आपका पता लग जाएगा कि हाँ आपका कितना बचा हुआ है। तो इस तरह से ये आपका क्या होगा, ये आपका हो गया एब्जॉर्बेंस, मतलब आपने यहाँ पर एब्जॉर्बेंस निकाला। लेकिन आपको ट्रांसमिटेंस निकालना है तो आप क्या करिए, फिर जो आपकी ट्रांसमिट हुई और उसे डिवाइड कर दीजिए आप जो आपने टोटल इंसिडेंट की, तो ये आपका ट्रांसमिटेंस होता है। तो ये ट्रांसमिटेंस के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आप इसे अगर एब्जॉर्बेंस के फॉर्म में लिखोगे तो आपको I/I लिखना पड़ेगा, तो ये माइनस साइन हट जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो आप कैसे लिख सकते हो, ज़रा देखिए। तो आप लिख सकते हो log, उस इक्वेशन को लिख रहा हूँ, देखिए मैं log बेस 10, अब उसे मैं लिख रहा हूँ I/I, मतलब इन्वर्ट कर दिया इक्वेशन को। जब इन्वर्ट कर देगा तो माइनस साइन हट जाएगा, तो ये होगा axc। अब देखिए log हम कंबाइन कर रहे हैं,
तो लो कंबाइन करने का मतलब आपने लैम्बर्ट लॉ और बियर लॉ में डिफरेंस क्या देखा? लैम्बर्ट लॉ और बियर लॉ में डिफरेंस केवल किसका है? कंसंट्रेशन का। यानी कि बियर ने ये एक चीज़ और बताई कि इसने कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है वो। तो बस देखिए आपका लैम्बर्ट लॉ यहाँ से तो लैम्बर्ट लॉ में केवल इतना था और बियर लॉ में ये भी बढ़ गया, तो दोनों को कंबाइन कर दिया हमने। तो दोनों में जब आप लैम्बर्ट बियर लॉ के बारे में लिखोगे तो यहाँ पर एक इसके लिए आप जो कांस्टेंट यूज कर रहे हो मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, वो इसकी जगह आप एप्सिलॉन यूज कर लीजिए, एक्स की जगह आप एल यूज कर लीजिए। लेंथ मीन तो वही हो गया, एक्स भी आपका थिकनेस है लेंथ को बता रहा था और ये भी आपका लेंथ को बता रहा है। तो जो आपकी नई इक्वेशन आएगी निकल के हो जाएगी log आई नॉट अपॉन आई इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन, ए की जगह मैंने एप्सिलॉन यूज किया है, एक्स की जगह मैंने एल यूज किया है और ये आपको हो गया कंसंट्रेशन सी। तो ये आपकी कंबाइंड लॉ की इक्वेशन आ जाती है log आई नॉट अपॉन आई इक्वल टू एप्सिलॉन सी एल या एल सी। तो आपका log आई नॉट अपॉन आई किसके इक्वल था? आपका एब्जॉर्बेंस के। तो आप लिख सकते हो ए, इसकी जगह लिख सकते हो आप ए इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन सी एल। तो इस तरह से आप कंबाइन लॉ को लिख सकते हो। तो ये आपको कंबाइन लॉ। तो आपने लैम्बर्ट बियर लॉ कंबाइन लॉ को भी आप यहाँ पर डिस्कस कर चुके हो। तो देखिए इसकी कोई लिमिटेशन भी है। तो लिमिटेशन ये है इसकी कि जब आपका दो डिफरेंट फॉर्म अगर आपकी इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, जो कि मॉलिक्यूल को जो कि रेडिएशन को ऑब्जर्व करेंगे, अगर वे दोनों फॉर्म जो है इक्विलिब्रियम में है तो यहाँ पर लैम्बर्ट बियर लॉ फॉलो नहीं होता। जैसे कि आपकी कीटो इनोल टोटोमेरिज्म, भाई कीटो इनोल में कन्वर्ट होती रहती है, इनोल कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, तो ये टोटोमेरिक फॉर्म है। तो कह सकते हैं आप टोटोमेरिक फॉर्म के लिए लैम्बर्ट बियर लॉ हम अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरी इसकी लिमिटेशन ये है कि अगर आपने कोई ऐसा सॉल्यूट और सॉल्वेंट है आपके, मतलब आपने सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिलाया और वो सॉल्यूट सॉल्वेंट के साथ कॉम्प्लेक्स बना ले, भाई उसके साथ रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर ले, तब उस केस में भी लैम्बर्ट बियर लॉ एप्लीकेबल नहीं। क्लियर है आपको? तो आप कह सकते हो जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं तो उस केस में आपका लैम्बर्ट बियर लॉ फॉलो नहीं होता। और एक आपका थर्ड इसमें यह है कि जो फ्लोरेसेंट कंपाउंड होते हैं, फ्लोरेसेंट वो होते हैं कंपाउंड जो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके और फिर चमक उत्पन्न करते हैं, यानी कि ब्राइट हो जाते हैं, चमक जाते हैं। चमकने का मतलब है कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक्साइट होते हैं, फिर जब वो अपनी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो वो एक चमक उत्पन्न करते हैं, ब्राइटनेस उत्पन्न करते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स के लिए भी लैम्बर्ट बियर लॉ फॉलो नहीं होता। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो ये आपका कंप्लीट होता है लैम्बर्ट बियर लॉ। आपने तीनों लॉ पढ़ चुके हैं, आपको कोई भी आपको पूछ सकता है एग्जाम्स में। तो ज़रा अब हमारा देखिए नेक्स्ट जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पर पढ़ेंगे, और वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशंस। ठीक है, तो ये आप पढ़ोगे इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशंस क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन में आप यहाँ पर जो आप पढ़ोगे वो आप इलेक्ट्रॉन्स आपके कौन कौन से इसमें इन्वॉल्व होते हैं और में कौन कौन से ट्रांजिशन करते हैं, इसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन भी कहते हैं। ठीक है, अगर मैं लिखूँ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, ठीक है, तो इस नाम से ज़्यादातर आता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस क्या होते हैं, तो ऐसे आपको पूछ लेगा। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।